हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। डिफाइन द स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। तो हमें क्या डिफाइन करना है? स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन टू डिफरेंट टर्म है, थोड़े ध्यान से पढ़ना है। स्पर्मिएशन मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जैसे कि आपने देखा होगा मेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? टेस्टिस होती हैं, जो कि आपकी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर चल रहा होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म का सिंथेसिस चल रहा होता है। जो ये होती है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जैसे ही स्पर्म बनता है, ठीक है, और रिलीज होता है, जैसे स्पर्म रिलीज हुआ कहां से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, उस को बोलते हैं हम क्या? स्पर्मिएशन हो चुका है, यानी कि स्पर्म बन चुका है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो गया है। अब बात आती है स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ, यानी कि जो राउंडेड स्ट्रक्चर बनता है स्पर्म का, अब वो राउंडेड स्ट्रक्चर को कहा गया स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड से अब वो क्या होता है? फंक्शनल स्पर्म बनना, यानी स्पर्मेटोजोआ बनना, ठीक है, तो उसे कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। जैसा कि यहां पर हमने आपके लिए एक स्ट्रक्चर दिखाया है किस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये स्ट्रक्चर किसका है? ये हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कट करा हमने और निकाल के ले आए। यहां पर देखो, यहां पर क्या प्रेजेंट है बेटा? देखो, ये रही सर्टोली सेल। क्या है ये? सर्टोली सेल है, ठीक है, सर्टोली सेल समझ में आ गई होंगी। और यहां पर हो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, ये रही। और उसके बाद देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गई भाई। देखो स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड कहां है? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना है, ठीक है, यानी कि ये राउंडेड जो स्ट्रक्चर है, ये राउंडेड, अभी इसमें कुछ प्रेजेंट नहीं है, टेल वगैरह कुछ नहीं है, ये एकदम राउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जैसे ही राउंड स्ट्रक्चर से क्या बना? स्पर्मेटोजोआ बना। देखो राउंड स्ट्रक्चर के बाद क्या बन गया? यहां पे देखो अभी इसमें टेल प्रेजेंट हो गई, तो इसका मतलब स्पर्मेटोजोआ था, जोआ है, उसके पास टेल है, ठीक है, और जो स्पर्मेटिड है वो एक राउंड स्ट्रक्चर है। तो डिफरेंशिएट करना आ गया ना बेटा, कि राउंड से क्या बन गया? अब इसके पास हेड भी है, टेल भी है, बॉडी भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, मूवमेंट कर सकता है, मैच्योर स्पर्म बन गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, यानी कि स्पर्म का बनना। और स्पर्मिएशन मतलब रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक देखना है, नंबर 7 तक लेक्चर फर्स्ट में अपलोडेड है, तो आप यहां पर एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को डील कर लिया है, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन में क्या डिफरेंस होता है आपने देख लिया होगा। स्पर्मियोजेनेसिस पहले होता है, उसके बाद स्पर्मिएशन होता है। याद रखना, ये सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि पहले कौन होगा। पहले स्पर्मियोजेनेसिस हो गया ना भाई, जब स्पर्म बन जाएगा तभी तो वो रिलीज होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, अदरवाइज वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्यों छोड़ेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को? तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ द स्पर्म, यानी कि अब जब स्पर्म बन गया है, तो स्पर्म बन गया, यानी कि स्पर्मेटोजोआ के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? स्पर्मेटोजोआ, जोआ, याद रखना, जो जोया के पास जाना है, जोआ को, ठीक है। तो स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ बन गया। तो अब बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, इसका अंदर हेड है, मिडिल पीस है और टेल है। कुछ बुक्स में ऐसा दिया जाता है कि सारे को क्या कर लेता है, टेल कंसीडर कर लेता है, और फिर टेल में कहता है कि भाई टेल में नेक भी है, मिडिल पीस भी है, ये है वो है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। यानी कि अब बात आती है कि एक्रोजोम क्या होता है। एक्रोजोम बेटा देखो, इसके बिल्कुल टिप पर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये हेड जो स्पर्म की कैप लाइक स्ट्रक्चर है, यहां पर क्या प्रेजेंट है? बिल्कुल एट द टिप ऑफ द स्पर्म क्या प्रेजेंट है? एक्रोजोम है भाई। ये इसके अंदर भरे होते हैं भाई, एंजाइम भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं इसके अंदर? एंजाइम भरे होते हैं। एक्रोजोम के अंदर क्या भरा होता है भाई? एंजाइम्स भरे होते हैं, ठीक है। जो एंजाइम यूज करे जाते हैं अवम की जो लेयर्स होती है उनको पेनिट्रेट करने के लिए यूज करे जाएंगे, जो ना पेलिसुडा वगैरह। एक्रोजोम अपने एंजाइम रिलीज करता है, तब वो पेनिट्रेट होता है। और यहाँ पे न्यूक्लियस भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियस है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन एनर्जी प्रोवाइड करेगा ना भाई, इसको मूवमेंट करनी है, क्योंकि फीमेल के ट्रैक में जाना है। फीमेल के ट्रैक में जाते जाते इसको बहुत लंबा रास्ता तय करना है भाई, इसलिए वो एक्टिव वहां पर होता है। इस तरीके से ये किस तरीके से अपनी मूवमेंट करता हुआ, भागता हुआ जाता है फीमेल ट्रैक में, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए आप, इस तरीके से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है
कि स्पर्म के बारे में एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। जैसे कि स्पर्मेटोजोआ होता है वो अबाउट, उसका लेंथ कितनी होती है, 60 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। कितना होता है भाई, 60 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। और इसके पास क्या होता है, फ्लैजलेट होता है, टेल के अंदर फ्लैजला प्रेजेंट है। देखा हमने, इसी वजह से क्या बन गया, मोटाइल बन गया। अगर मान लो किसी पूछे कि अगर फ्लैजला को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो मूवमेंट नहीं करेगा, और मूवमेंट नहीं करेगा तो वो स्पर्म काम का नहीं, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं देखने मिले। हेड होता है जो स्पून, यानी जो चम्मच का साइज होता है ना, चम्मच देखा है, चम्मच की तरह शेप होती है इसके हेड की। और जो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, कंडेंस क्रोमेटिन बॉडी होती है। क्या होती है भाई, कंडेंस क्रोमेटिन बॉडी होती है। जो एट द स्पर्म कैप पर क्या होता है, एक्रोसोम प्रेजेंट है, देख लिया हमने। और वो फिल्ड होता है किससे, एंजाइम से भरा हुआ है, ठीक है। हाइलोनिक ऐसे एंजाइम होते हैं इसमें, ठीक है। देखेंगे हम एंजाइम कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं आगे आने वाले क्वेश्चन में। मिडिल पीस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नंबर हाई हो जाते हैं तो इसका मतलब एटीपी वगैरह होता है। फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड द एनर्जी टू दियर मूवमेंट, यानी जो इसकी मूवमेंट होगी, स्पर्म की मूवमेंट, जो फ्लेजर मूवमेंट करेगा उसके लिए एनर्जी चाहिए ना भाई। एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा। अब आती है टेल। टेल क्या होती है भाई, ये क्या है, फ्लैजलेटेड टेल है। इसी वजह से इसने क्या कर दिया, मोटाइल कर दिया स्पर्म को, मूवमेंट शो करेगा यानी कि मूव करेगा। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेमिनल प्लाज्म। जो सेमिनल प्लाज्म होता है उसके अंदर मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो ये बात है, सेमिनल प्लाज्मा है क्या। सेमिनल प्लाज्मा नंबर एक बात तो जितनी हमारी एसेसरी ग्लैंड होती है, किसके अंदर बात कर रहे हैं हम, मेल के अंदर बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। एसेसरी सेक्स ग्लैंड ऑफ मेल, मेल की एसेसरी सेक्स ग्लैंड कौन कौन सी है, एक तो होती है सेमिनल, वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इसे बल्बयूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। कॉपर ग्लैंड को क्या बोल देते हैं, बल्बयूरेथ्रल ग्लैंड भी बोल देते हैं, ठीक है। सेमिनल वेसाइकल होती है, इसका अपना एक सेक्रेशन होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी सेक्रेशन होगा, कॉपर ग्लैंड का भी सेक्रेशन होगा। इन सेक्रेशन को क्या बोलते हैं हम, सेमिनल प्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सेमिनल प्लाज्म होता है। और इसका नेचर कैसा होता है, अल्कलाइन नेचर होता है, ठीक है। और इसमें जो प्लाज्मा होता है, सेमिनल प्लाज्मा हो गया, ठीक है। अब बात आती है रिच होता है, किस किस में रिच होता है भाई, इसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है, सर्टेन एंजाइम प्रेजेंट है, फोस्फेटेज भी देखा गया है, फोस्फेटेज भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरीके से एंजाइम होते हैं इसमें जो प्रेजेंट होते हैं, किसमें, जो सेमिनल प्लाज्म होता है। फ्रक्टोज को क्या करेगा भाई, फीड करेगा ना स्पर्म, तभी तो मैच्योरेशन होगा। कैल्शियम वगैरह है, क्या कराएगा, मोटिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। सर्टेन एंजाइम है जो कि एंजाइम क्या करेंगे, जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करने में हेल्प करेंगे ना भाई। तो सीमन क्या होता है, मतलब जो मैन्युफैक्चर हुआ मेल के अंदर, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बना था सीमन। सीमन मतलब स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्म। भाई जैसे मान लो स्पर्म अगर अकेला तो जाएगा नहीं, मूवमेंट करता, अब उसको कुछ तैरने के लिए एक वाटर अल्कलाइन नेचर वाला कुछ विस्कस चाहिए ना, विस्कस इन्वायरमेंट चाहिए, तो वो होता है सेमिनल प्लाज्म। समझ में आ गया, सेमिनल प्लाज्म किसने सेक्रेट करा, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। समझ में आया नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स, ठीक है। यहां पर हम पूरा वो देख लेंगे, सेमिनल वेसाइकल का क्या काम था, प्रोस्टेट ने क्या सेक्रेट करा, और कॉपर्स ग्लैंड और बल्बयूरेथ्रल ग्लैंड ने क्या सेक्रेशन किया, ठीक है। तो नंबर एक बात, मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी जो डक्ट भी हो सकती है और ग्लैंड भी हो सकती है, हमें दोनों को ही डिस्कस करना। नंबर एक होती है डक्ट, रेटेड टेस्टिस। जैसे ही बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जैसे बोला ना हमने स्पर्मिएशन, और बोला स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने किस में रिलीज कर दिया उसे भाई, वासा इफ्रेंसिया में रिलीज कर दिया ना भाई। किस में कर दिया, रेटेड टेस्टिस का फंक्शन होता है कि भाई स्पर्म को पकड़ो, और अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से पकड़ा उसने रेटेड टेस्टिस ने, और कहां डाल दिया, वासा इफ्रेंसिया में डाल दिया। और तुम ये भी कह सकते हो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को वासा इफ्रेंसिया से जो जोड़ती है, जो डक्ट जोड़ती है, उसे बोला जाता है रेटेड टेस्टिस। समझ गए नहीं, यानी कि वासा इफ्रेंसिया क्या है फिर भाई, वासा इफ्रेंसिया क्या होती है, कैरी द स्पर्म फ्रॉम रेटेड टेस्टिस। अब रेटेड टेस्टिस से कहां लेकर जाएगी, एपिडिडाइमिस में जाएगी। अब तुम यहां पे ये बोल सकते हो कि जो रेटेड टेस्टिस से लेकर एपिडिडाइमिस तक जो डक्ट जाती है उसे वासा इफ्रेंसिया बोलते हैं, यानी कैरी द स्पर्म फ्रॉम द रेटेड टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, ठीक है। अब आता है एपिडिडाइमिस है जो, ये क्या काम करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है। ये क्या काम करती है, दो काम करती है, ट्रांसपोर्ट भी कर देगी स्पर्म को और
अपने पास स्टोरेज भी करती है स्पर्म को। इसीलिए भाई क्यों करती है स्टोरेज, क्योंकि मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म यहीं पर होता है। क्यों, यहां पर क्या करता है वो फ्रक्टोज को खा रहा होता है, ठीक है। कैरी द स्पर्म फ्रॉम द वासा इफ्रेंसिया से वासा डिफरेंशिया में लेकर चला गया ना। अब ये क्वेश्चन आता है वासा इफ्रेंसिया को वासा डिफरेंशिया से कौन जोड़ता है भाई, एपिडिडाइमिस जोड़ता है। कौन जोड़ता है भाई, एपिडिडाइमिस जोड़ता है। और क्या यहाँ पर स्पर्म स्टोर होता है, बिल्कुल स्टोर होता है बनने के बाद। अब आता है वासा डिफरेंस क्या होती है, टू कैरी द स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा थ्रू द इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। अब आती है भाई जो स्पर्म बना था एपिडिडाइमिस में उसको कहां लेकर जाता है, ये यूरेथ्रा में लेकर जाता है। और यूरेथ्रा क्या होती है, एक इजैकुलेटरी डक्ट है ना भाई, जिससे आप यूरिन निकालते हो, ठीक है। और यूरेथ्रा क्या है, ब्रिंग द स्पर्म आउटसाइड द बॉडी, यानी कि आउटसाइड बॉडी, यानी कि आप स्पर्म को क्या करना है, बॉडी से बाहर फेंक देना है थ्रू द पेनिस। पेनिस क्या एक ऑर्गन है जिसको एक मतलब ये एक टाइप का ऑर्गन है जिसका यूज करा जाता है कि स्पर्म को बस बॉडी से बाहर फेंकने के लिए, ठीक है। अब या वो फीमेल है तो फीमेल के ट्रैक में डाल देगा, अदरवाइज वो बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो इसका यही फंक्शन है कि ब्रिंग द स्पर्म आउटसाइड द बॉडी। क्या काम है इसका, ब्रिंग द स्पर्म आउटसाइड द बॉडी। तो आपको समझ में आ गया होगा रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस और यूरेथ्रा। एक बार और रिवाइज करते हैं। रेटेटेस्टिस ने क्या करा, स्पर्म को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वासा इफ्रेंसिया में लेकर आया। वासा इफ्रेंसिया ने क्या किया, रेटेटेस्टिस से एपिडिडाइमिस में लेकर आया। एपिडिडाइमिस ने क्या करा कि जो वासा इफ्रेंसिया से वासा डिफरेंस में लेकर आया, ठीक है। और वासा डिफरेंसिया ने एपिडिडाइमिस से इजैकुलेटरी डक्ट में लेकर आ गया, यूरेथ्रल इजैकुलेटरी डक्ट है जो। अब यूरेथ्रा क्या करेगा, स्पर्म को बॉडी से बाहर फेंक देगा। ये आपके समझ में आ गया होगा, रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, यूरेथ्रा, इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है ग्लैंड्स। सेमिनल वेसिकल होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और कॉपर्स ग्लैंड होती है, जिसे हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। यूरेथ्रा के पास प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई देयर नेम इज गिवन एज ए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। नाउ सेमिनल वेसिकल क्या होती है, नंबर एक बात तो सबसे पहले मान लो अगर 100% हमारा सेमिनल प्लाज्मा है तो उसमें से 100 में से 60% प्रोवाइड द मतलब 60% कौन होता है, सेमिनल वेसिकल का सेक्रेशन होता है, प्रोवाइड द फ्रक्टोज। और ये क्या सेक्रेट कर रहा है, फ्रक्टोज प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि स्पर्म क्या करेगा, फीड करेगा और न्यूरिशमेंट लेगा और मैच्योर होगा, ठीक है। और इसीलिए ये मोटिलिटी भी प्रोवाइड करता है स्पर्म के लिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मूवमेंट करके वहां से क्या करेगा, मूवमेंट करेगा उस फ्लूइड में। और प्रोस्टेट क्या करता है, ये जो सेमिनल प्लाज्मा होता है 100% में से 20 से 25% का फॉर्मेशन करता है सीमेन फ्लूइड का, ठीक है। और इसे रिक्वायर क्यों होता है भाई, एक तो स्पर्म मोटिलिटी के लिए, नंबर दूसरी इसमें एंजाइम एक्टिवेटर्स होते हैं ना भाई। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के सेक्रेशन के अंदर प्रेजेंट है एंजाइम के एक्टिवेटर्स, ठीक है। अब बात आती है कॉपर्स ग्लैंड क्या करती है भाई, ये कॉपर नहीं है, कॉपर है, ठीक है, याद रखना है। कॉपर और कॉपर में फर्क होता है। बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये क्या करती है, सेक्रेट करती है लुब्रिकेंट। क्या सेक्रेट करती है, एक लुब्रिकेंट होती है जो कि कैसा होता है, क्लियर होता है, साल्टी टाइप का होता है। क्या करता है बेटा, एक क्लियर साल्टी नमकीला टाइप का होता है, विस्कस सेक्रेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्री इजैकुलेटरी बोलते हैं। जाता है क्यों, क्योंकि भाई ये सेक्रेट करता है लुब्रिकेंट। और लुब्रिकेंट कैसे दिखते हैं, क्लियरली सॉल्टी टाइप का दिखते हैं, विस्कस सेक्रेशन होता है। और ये क्या करता है, इनका फंक्शन होता है कि जो पेनिस है उसे लुब्रिकेंट बना दो, यानी कि थोड़ा लचीला बना दो, ठीक है, और प्री इजैकुलेट कर दो। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा तो क्या करेगा, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है फीमेल का है और मेल का, दोनों का ही इन्फेक्टेड हो जाएगा। इन्फेक्टेड मतलब कहते हैं कि एलर्जी हो जाएगी, इंजर्ड हो जाएगा अगर ये लुब्रिकेंट नहीं होगा तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। व्हाट इज द oogenesis, गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ oogenesis। oogenesis एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या बनता है, एग का प्रोडक्शन होता है। कहां होता है, ओवरी के अंदर होता है भाई, ठीक है। एक oogenesis है फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग, ऐसे बोल सकते हो तुम, फीमेल के अंदर। ए प्रोसेस थ्रू विच मतलब क्या होता है, oogenesis के थ्रू मैच्योर हो जाता है फीमेल गैमेट का, वो रिलीज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अवम बोलते हैं। मतलब oogenesis एक प्रोसेस है थ्रू विच द मैच्योर फीमेल गैमेट इज प्रोड्यूस होता है, जिसे हम अवम बोलते हैं, विच आर यूज्ड बाय द, फिर किसके लिए यूज करा जाएगा, फर्टिलाइजेशन के लिए, और फिर भाई एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करा दिया जाता है। oogenesis मतलब स्टार्ट कहां होती है बेटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में हो जाती है, जब फीमेल बच्चा बन रहा होता है ना तभी स्टार्ट हो जाता है, यानी फीमेल फीटस की फॉर्म में ही oogenesis स्टार्ट हो जाती है। नंबर ऑफ ओवा का फॉर्मेशन, यानी कि नंबर ऑफ गैमीट्स का फॉर्मेशन होने लग गया। और oogonia जो बन रहा है, oogonia है जो बन रहा है ओवरी के अंदर फीटस के, वो स्टार्ट तो हो गया डिवीजन करना और इंटर कर जाता है प्रोफेज फर्स्ट में। जैसे भाई आपने डिवीजन फेज देखी होंगी, देखी है नहीं देखी है भाई, यहाँ G0 होता है, फिर यहाँ G1 होता है, फिर S होता है, फिर G2 होता है, फिर आता है आपका M फेज। और M फेज के अंदर काफी सारी फेज होती हैं जिसको कहा जाता है
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज बोला जाता है, नहीं बोला जाता है। तो ये प्रोफेज में जाकर क्या करता है, अरेस्ट हो जाता है। क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है या फिर सस्पेंडेड पड़ा रहता है, ठीक है। और इसे कहा जाता है, अब ये प्राइमरी oocyte बन गया, ठीक है। जैसे दोबारा एक्टिवेशन होगा, बच्चा फीमेल होती है वो प्यूबर्टी अटेंड करती है, तो उसके बाद क्या होता है, अटेंड करने के बाद वापस स्टार्ट हो जाती है, मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम एमसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte से क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल्स बनने लग जाते हैं, और प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल बनेंगे, और इनके ऊपर एक लेयर चढ़ती रहती है, ठीक है। तो मैच्योर फॉलिकल बनते बनते उसे बोला जाता है ग्रेफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं भाई, मैच्योर फॉलिकल को ग्रेफियन फॉलिकल होंगे, और जैसे अब ये मैच्योर हो गया तो क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा और ओवम का रिलीज हो जाएगा, और जो बचेगा रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, उसे कार्पस ल्यूटियम बोलेंगे हम। अब देखते हैं थोड़ा डीप में इसके बारे में। oogenesis में 3 स्टेज हमने देखी। एक तो होती है भाई मल्टीप्लीकेशन फेज होती है, जिसमें अपना वो नंबर कर रहा है, अपना इंक्रीज कर रहा है, माइटोटिक डिवीजन कर रहा है, ठीक है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था फीटस का, तब कर रहा था। फिर आता है ग्रोथ फेज, अपने ग्रो करेगा, ये बाद में होगा, फिर वो करेगा मैच्योरेशन फेज, ठीक है। इस तरीके से अगर हम देखें तो क्रोमोसोम नंबर 46 होते हैं, जैसे तुम जानते हो, जिनमें से 23 पेयर होते हैं। 23 अगर हम बात करें तो पेयर होते हैं, और इनमें से 22 ऑटोजोम होते हैं और 1 होता है सेक्स क्रोमोसोम, ये भी आपको पता ही होगा। अब बात आती है उगोनिया। उगोनिया में माइटोसिस हो रही थी, डिफरेंशिएशन हो रहा था, यानी कि अपना नंबर इंक्रीज कर रहा था भाई। ये कहाँ इंक्रीज कर रहा था भाई, फीटल लाइफ में इंक्रीज कर रहा था। कहाँ इंक्रीज कर रहा था, फीटल लाइफ में इंक्रीज कर रहा था। इस तरीके से 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से बन रहे थे। ये कहा इन्होंने प्राइमरी oocyte बनती है। जैसे ही प्राइमरी oocyte बनती है तो इस टाइम पे फिर वो क्या हो जाता है, ये बच्चे का बर्थ हो गया। अब बर्थ होने के बाद भाई प्यूबर्टी जब तक अटेंड नहीं हो गई, यहाँ पर वो क्या हो गया, अरेस्ट हो गया था। अरेस्ट होने के बाद जैसे फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन करता है, कंप्लीट होता है, मतलब डिवीजन करते हुए कहाँ करता है, जब बच्चा प्यूबर्टी अटेंड कर लेता है। प्यूबर्टी का मतलब है 11th ईयर माना जाता है मोस्टली। जैसे ही लड़की होती, जो फीमेल गर्ल होती है, वो 11th ईयर की ओल्ड होती है, उसे बोला जाता है भाई उसने अब प्यूबर्टी अटेंड कर ली। प्यूबर्टी अटेंड मतलब अब फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाए, कंप्लीट पीरियड टू ओव्यूलेशन, यानी कि ये ओव्यूलेशन होने से पहले पहले वो क्या कर लेगा, अपना फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेगा। और साइड में क्या होता है, एक ऊटिड, मतलब कह सकते हैं हम फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, यानी कि ये मास होता है, इसको निकालना होता है। क्यों निकालना होता है, क्योंकि ये अपने मास को रिलीज करा देता है, हटा देता है एक्सेस मास को, तो उसे कहा जाता है पोलर बॉडी के फॉर्म में निकल गया। और ये भी देखा जाता है कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो जो ये पोलर बॉडी होती है ये भी डिवीजन करती है, फिर इसका भी नंबर इंक्रीज होता है, तो अल्टीमेटली फिर 3 बन जाती है टोटल। तो क्वेश्चन पूछता है कितनी पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। एक तो फर्टिलाइजेशन में देखना है, एक अनफर्टिलाइजेशन में देखना है। तो फिर बनता है प्राइमरी oocyte से क्या बनता है बेटा, सेकेंडरी oocyte बनता है। सेकेंडरी oocyte से क्या बनता है, ओवम बनता है। फिलहाल हमारा फोकस oogenesis पर है, पोलर बॉडी पर नहीं है, तो इस वजह से हम पोलर बॉडी को डिस्कस नहीं करेंगे। अडल्ट मतलब क्या होता है, अडल्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में जैसे ही आता है बंदा, तो उस टाइम पे ओवम रिलीज हो जाता है। ओवम रिलीज होगा, अब ये अगर वो किसी के साथ कॉपुलेशन वगैरह करती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कराती है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर स्पर्म मिला तो इसको फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनाएगा, जाइगोट बनाने के बाद डेवलपमेंट हो जाएगा। इस तरीके से oogenesis आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 कहता है कि ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ सेक्शन थ्रू द ओवरी, यानी हमें एक ओवरी का सेक्शन लेकर आना है और उसको ड्रॉ करना है पूरी तरह से। इसका मतलब यह है कि किस तरीके से ओवरी दिखती है और किस तरीके से उसको ड्रॉ करना है। यानी कि आप जानते हो कि ओवरी कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये कैसी होती है, पेयर में प्रेजेंट होती है। पेयर मतलब ग्रुप में, यानी एक नहीं है, एक के 2 हैं, यानी ग्रुप से कहा जाता है पेयर। पेयर मतलब 2, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, एब्डोमेन में लोकेटेड हो जाती है, और ऑल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द सेक्स हार्मोन। जैसे कि कौन कौन से सेक्स हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हो गया ना भाई, एस्ट्रोजन हो गया भाई, इन सारी चीजों को हेल्प करेगी बनाने में, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे आप जानते हैं ये ओवरी का सेक्शन हमने कट करके निकाला है, तो देखो यहाँ पर किस तरीके से ओवरी दिखती है। ये एनसीईआरटी की इमेज है, कहाँ से आई है, एनसीईआरटी से आई है, ठीक है। एनसीईआरटी से हमने ये इमेज ली है। तो अब बात करती है यहाँ पे, देखो ब्लड वेसल, ब्लड भी सप्लाई कर रहे हैं हम इसको। खाना देने के लिए भी एक वीन होगी, जो कि क्या कर रही होगी, अपने भाई डीऑक्सीजनेटेड गैस को लेकर जा रहा है ना, CO2 को लेकर जा रहा है, ये ऑक्सीजन को लेकर आ रहा है, खाना दे रहा है, ब्लड वेसल्स आ रही हैं। जैसे प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स से क्या बनेंगे, फिर सेकेंडरी बनेंगे, सेकेंडरी से फिर क्या बनते हैं, टर्सरी फॉलिकल्स बनते हैं। टर्सरी फॉलिकल्स क्या कर रहे हैं, तो आपको देख रहा होगा यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं, एंट्रम शो कर रहे हैं। अभी दिखाएंगे हम एंट्रम भी कैसा दिखता है। फिर बनता है ग्रेफिन फॉलिकल बन जाता है। क्या बनता है भाई, ग्रेफिन फॉलिकल बन जाता है, जिसे कहा जाता है कि भाई ये ग्रेफिन फॉलिकल है, ये क्या है, मैच्योर फॉलिकल है। और मैच्योर फॉलिकल होने के बाद क्या होगा, रप्चर हो
जाएगा, क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा और इसे कहेंगे ओव्यूलेशन। जो रप्चर होता है ये येलो कलर का होता है। कैसा होता है भाई, ये येलो कलर का होता है, जिसे कहा जाता है कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम क्या सेक्रेट करना स्टार्ट कर देगा, प्रोजेस्टेरोन स्टार्ट करना शुरू कर देगा ना भाई। अब बात इस तरीके से, हमने इस तरीके से इस डायग्राम को देख लिया, ओवरी का किस तरीके से सेक्शन होता है। आपको ड्रॉ करना है, एक अच्छे से एकदम से स्टार्ट कर देना है और ड्रॉ करके ले आना है, ठीक है। तो ये सारी स्टेजें बना देना है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल्स होते हैं, ग्रेफिन फॉलिकल बनता है जिसे हम मैच्योर फॉलिकल बोला जाता है। तो इस तरीके से होप यू आराम से ड्रॉ कर लेंगे इस डायग्राम को भी। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। किसका लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है, ग्रेफियन फॉलिकल का डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सीधी बात है, ग्रेफिन फॉलिकल को किस तरीके से ड्रॉ करोगे भाई, सीधा है, इस तरीके से आप बनाते जाओ, इसे बनाते जाओ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कौन कौन क्या क्या चीज प्रेजेंट है, अगर वो पता है आपको तो कोई भी डायग्राम आप बना ले जाओगे। देखो इसमें देखो क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए। एंट्रम, ये खाली जगह क्या दिख रही है, एंट्रम है, और एंट्रम के अंदर क्या बना हुआ है, भरा हुआ है फोलिकुलर फ्लूइड भरा हुआ। क्या भरा हुआ भाई, फोलिकुलर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। और अब इस पे थीका एक लेयर होती है, इसकी 3 लेयर होती हैं। एक तो होगी थीका इंटरना, और थीका एक्सटर्ना, और थीका इंटरस्टिशियल जो बीच में प्रेजेंट है। और इसमें ब्लड की सप्लाई हमने देखी, तो कौन कर रहा है, कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी इनमें, आर्टरी और वीन दोनों टाइप की प्रेजेंट होंगी। और इसके जो एग होता है, अब आएगा इंपॉर्टेंट, ये क्या है, एग के ऊपर क्या होती है बेटा, कवरिंग होती है। किस किस की कवरिंग होती है, एक होती है जोना पेलुसुडा और एक होती है कोरोना रेडिएटा। याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में, एग के ऊपर कौन कौन सी कवरिंग होती है, जोना पेलुसुडा और कोरोना रेडिएटा, तो दोनों प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इस तरह बीच में एक इसमें बेसल लेमिला भी प्रेजेंट होता है। इस तरीके से आपका ग्रेफिन फॉलिकल स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो टॉपिक हमारे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर का भी 14 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप पहला वीडियो देख लीजिए, सेकंड वीडियो ये है, थर्ड वीडियो भी आ चुकी है, ठीक है, वो भी अपलोडेड है, उसको भी आप देख लीजिए। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर अपलोडेड हो चुका है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने हैं नीट के लिए हों, चाहे 11th क्लास के लिए हों, चाहे 12th क्लास के लिए हों। अब ये किस चीज के लिए सही है, मतलब ये अगर कोई बच्चा 12th क्लास में पढ़ रहा है, किसी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है और नीट में भी उसने एग्जाम देना है, तो एक बार इन क्वेश्चनों को जरूर देख लें। कुछ इसमें डीप में भी बताए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की भाई एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से तो वो क्वेश्चन पूछता ही है ना भाई, तो एटलीस्ट मान के चलो काफी सारे क्वेश्चन हेल्प मिल जाएगी आपको यहाँ से। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और आपको कहीं और जगह से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एग्जाम में जाकर बैठ जाओ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो भाई लेक्चर को देखो, लाइक करो और कमेंट भी करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि तुम सब्सक्राइब करोगे तो नंबर इंक्रीज होंगे, नंबर इंक्रीज होंगे तो हम मोटिवेट होंगे, और हम मोटिवेट होंगे तो और भी वीडियो अपलोडेड होंगी, ओके। तो ये बात में रखो, मेहनत करते रहो, लगे रहो, कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं होता, निकालने वाला हर कोई निकाल लेता है, ठीक है। और अभी आपको पता चला होगा कि 12th के बाद अब बहुत ज्यादा स्कोप होने वाला है, सीयू सेट हो गया है, क्या हो गया, सीयू सेट हो गया है और डीयू सेट हो गया है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि भाई अब 12th के बाद आपके पास आराम से काफी सारी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर आप एडमिशन कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, डिफरेंट साइट में जा सकते हो, जॉबें भी आ जाएंगी फ्यूचर में, ठीक है। इसलिए मेहनत करते रहो, लगे रहो, अपनी नॉलेज को बिल्डअप करो। नॉलेज है तुम्हारे पास तो कोई कुछ भी कर सकते हो, अगर नॉलेज नहीं है तो बिना नॉलेज के अधूरा होता है बंदा, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते रहिए, और मैं जो चीज अपलोड करता हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ही अपलोड करता हूँ मैं, ठीक है। तो देखते रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ओके ओके बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है।